Good afternoon, students. Today we will practice some questions based on the topic engineering mechanics. So first of all, students, you can see the question. In this question, there are two fixed inclined planes given, which are making angle 30 degree and 60 degree with the horizontal, as shown in the figure. Now, two blocks A and B are placed on the two planes. For example, this block A is on the 60 degree plane and block B is on 30 degree plane. क्वेश्चन में पूछ रखा है कि व्हाट इज द रिलेटिव वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। मतलब आपको ए का जो एक्सेलरेशन है वो फाइंड करना है, कौन सा, वर्टिकल वाला। इसी तरह से बी का वर्टिकल एक्सेलरेशन फाइंड करना है। और स्टूडेंट्स, दोनों का आपको क्या करना है, उनमें डिफरेंस बताना है, मतलब रिलेटिव बताना है। तो ये जैसे ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको जो एक्सेलरेशन है वो फाइंड करना है वर्टिकल कौन सा होगा। तो अगर मान लो हम ये वेट कहें mg, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, g, और इसका जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा स्टूडेंट। अब ये नीचे की तरफ जा रहा है तो इसकी एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड है। तो इसके दो कंपोनेंट है, एक अलोंग द वर्टिकल, राइट। तो जो वर्टिकल के अलोंग है वो स्टूडेंट कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, दैट विल बी g sin थीटा। ठीक है, क्योंकि ये जो एंगल है ये हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री बना रहा है, तो वर्टिकल के साथ कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, जी साइन थीटा। तो यही इन्होंने कहा है कि एक्सेलरेशन अलोंग इनक्लाइंड प्लेन इज जी साइन थीटा। नाउ वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा जी साइन थीटा का, अगेन इसका साइन कंपोनेंट। तो दैट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन विल बिकम जी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट। तो अब हमने ए बॉडी का और बी बॉडी का क्या निकालना है, वर्टिकल कंपोनेंट एक्सेलरेशन का। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन बिकम g sin square 60 degree and of body b becomes g sin square 30 degree. Clear students? Now you have to find out the relative means r. तो relative क्या होगा स्टूडेंट, इन दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा स्टूडेंट g इंटू में 3/4 माइनस 1/4, क्योंकि साइन 60 आपका क्या होगा √3/2, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 3/4। सिमिलरली ये 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4। तो स्टूडेंट आंसर आ जाएगा आपका g/2, दैट इज 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, इंक्लाइंड प्लेन का क्वेश्चन है स्टूडेंट। इन दोनों में इन्होंने क्या पूछा है, रिलेटिव एक्सेलरेशन, दोनों के वर्टिकल जो कंपोनेंट है उनका रिलेटिव। इसी तरह से स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मान लो एग्जाम में वन वर्ड क्वेश्चन आ जाए तो वो ऐसे पूछ सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल रोटेटिंग विद सेंट्रल फोर्स इज कांस्टेंट ड्यू टू। अब जो एंगुलर मोमेंटम है, अगर हम सेंटर से पास करें फोर्स, तो उसकी वजह से जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट किसकी वजह से होगा। एंगुलर मोमेंटम का प्रिंसिपल अगर हम बात करें तो उसके हिसाब से वो कब होगा, जब टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, जीरो, बिकॉज टॉर्क इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम अगर जीरो होगा मींस टॉर्क जीरो होगा, तो यानी कि वो वहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी उसकी, कांस्टेंट। इसी तरह से स्टूडेंट अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब कई बार एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट, जैसे 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। इन्होंने इस क्वेश्चन में अगर हम पढ़ रहे हैं तो इन्होंने ये कहा है कि एक रोड दे रखी है आपको लेंथ एल की। ये डायग्राम में देखो आप, एक रोड है लेंथ एल, इट इज हिंज्ड फ्रॉम वन एंड, ये यहाँ से हिंज्ड है और यहाँ से इसका फ्री एंड है। नेक्स्ट लाइन, इट इज ब्रॉट टू ए हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड रिलीज्ड। तो मतलब इसको ऊपर से छोड़ा, हॉरिजॉन्टल पोजीशन से इसको हमने क्या करा, रिलीज कर दिया। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोड व्हेन इट इज इन वर्टिकल पोजीशन इज। तो इन्होंने पूछा है कि जब ये रोड वर्टिकल पोजीशन पे आ जाएगी छोड़ने के बाद, रिलीज करने के बाद, तो इस इंस्टेंट पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, मतलब ओमेगा उस इंस्टेंट पे क्या होगा। इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछा जाए
तो इसको देखो, हिंट में हम देख सकते हैं कि इन्होंने क्या कहा है कि अप्लाइंग द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो स्टूडेंट जैसे ही हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे तो ये इन्होंने क्या कहा है कि इसके अंदर जो टोटल एनर्जी है स्टूडेंट, जो टोटल एनर्जी है वो क्या है, दैट इज एक तो आपका वेट की वजह से, ठीक है, जो इसमें पोटेंशियल एनर्जी में क्या आएगा, इसमें वेट की वजह से mg। और दूसरा इन्होंने क्या कहा है स्टूडेंट, जो रोटेशन की वजह से जो इसमें आपका टोटल एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो इन दोनों का जो सम है वो किसके बराबर हो जाएगा, mg इंटू में l के। नाउ आफ्टर डूइंग कैलकुलेशंस वी गेट द फाइनल आंसर ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट 3g/l। अब इस क्वेश्चन में स्टूडेंट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया जाएगा आई, वो क्या लिया जाएगा। अब हम अगर हम सेंटर के अबाउट बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो तो होता है ml²/12। बट स्टूडेंट यहाँ हम एक एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया जाएगा, क्योंकि रोटेशन इस हिंज पॉइंट के अबाउट हो रही है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ml²/3। सो बाय अप्लाइंग दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला, पुटिंग दिस इन द इक्वेशन नंबर 1, वी गेट द फाइनल आंसर। जो इसमें पूछ रखा था कि एंगुलर वेलोसिटी बताओ जब ये वर्टिकल पोजीशन पे होगा, तो वहां एंगुलर वेलोसिटी स्टूडेंट हो जाएगी अंडर रूट 3g/l। नाउ आगे बढ़ते हैं हम। अब स्टूडेंट कई बार एग्जाम में इस तरह से पूछ लिया जाता है, भाई सिंपल क्वेश्चन है, जैसे एयर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि भाई एयर रेजिस्टेंस जो है इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है ये कि एयर रेजिस्टेंस टू ए कार, एक कार है जो 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, उसके खिलाफ जो एयर रेजिस्टेंस है वो है 50 न्यूटन। नाउ ही सेज दैट इफ द कार स्पीड इज ट्रिपल्ड, अगर कार की स्पीड हम 3 टाइम्स कर दें, देन द एयर रेजिस्टेंस विल बी इन न्यूटन्स। तब आपका एयर रेजिस्टेंस न्यूटन में क्या होगा। नाउ अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, फोर्स इज दैट इज एयर रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, we get this equation that f1 divided by v1 square is equal to f2 divided by v2 square. Now you have to find out the value of f2 student। तो f2 क्या बन जाएगा आपका, f1 तो उधर है ही, v2 स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो f2 is equal to f1 into v2 square by v1 square। अब f1 स्टूडेंट क्वेश्चन में गिवन है 50 न्यूटन, वी हैव पुट, एंड वी नो दैट इन्होंने कहा है कि कार स्पीड इज ट्रिपल्ड, मतलब जो v2 है वो किसके बराबर हो जाएगी, 3v1 के। तो हमने v2 को क्या लिख दिया, 3v1, v1 कैंसल, सो द आंसर बिकम स्टूडेंट 450 न्यूटन। वेरी सिंपल प्रॉब्लम। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टूडेंट। अब इस प्रॉब्लम में स्टूडेंट आपको दे रखा है कि एक 40 ग्राम मास है, ये इस तरह से एक कर्व्ड पाथ है। तो 40 ग्राम मास को हमने यहाँ से रिलीज किया 4.9 मीटर वर्टिकल हाइट से। तो जैसे ही हम इसको रिलीज करेंगे तो ये कर्व्ड सरफेस से ऊपर से आएगी एज शोन इन फिगर। सो यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। अब जैसे ये स्प्रिंग को हिट करेगी तो ये स्प्रिंग कितना मैक्सिमम कंप्रेस होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। जी 9.8 है और स्टूडेंट स्प्रिंग कांस्टेंट जो के है वो दे रखा है 400 न्यूटन पर मीटर। नाउ अगेन स्टूडेंट वी विल अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम क्या कहेंगे कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस मास विल बी ट्रांसफर्ड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास क्या हो जाएगा, mgh, मतलब 40 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट करके, हाइट आपको दे रखी है जब ये mgh, एंड हाफ के एक्स स्क्वायर, के स्टूडेंट आपको गिवन है एंड एक्स आपको निकालना है जो इसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन या कंप्रेशन होगी। तो आफ्टर पुटिंग दीज वैल्यूज वी गेट द फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स, दैट इज 9.8 सेंटीमीटर। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट सिमिलरली जो हमने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पढ़ा था उस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक फोर्स आपको दे रखा है F इज इक्वल टू 10 प्लस 0.5 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। एक्स की टर्म्स में आपको फोर्स दे दिया, डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में। इट एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल इन द एक्स डायरेक्शन। नाउ F इज इन न्यूटन एंड x इज इन मीटर्स। देन द वर्क डन बाय दिस फोर्स ड्यूरिंग ए डिस्प्लेसमेंट। अब आपको वर्क कैलकुलेट करना है स्टूडेंट, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ हो रही है ये आपको दे रखा है। x इज इक्वल टू 2 मीटर से x इज इक्वल टू 4 मीटर तक डिस्प्लेसमेंट हो रही है।
तो आपको वर्क डन निकालना है स्टूडेंट्स जूल्स में. Now putting the formula, we know that work done dW is equal to F dx. Clear? So F is given in terms of x, that is 10 plus 0.5 log x into में dx. Now we have to integrate this expression student. तो dw को integrate करेंगे 0 से w और ये f dx को integrate करेंगे x is equal to 2 से लेके 4 तक. Now after integrating we get 10x plus 0 point log x का integration क्या हो जाता है स्टूडेंट, x log x minus x. So the formula of integration of log x is, you have to remember this, x log x minus x. Now after integrating we have put this formula and यहाँ पे 10x हमने put किया था, फिर इसकी limits put करी तो 4 minus 2 आ जाएगा यहाँ. इसी तरह से हम यहाँ पे limit put कर देंगे 2 से लेके 4 तक. So the final answer by using the scientific calculator, you will get 21.079 joules. So this is how you calculate the value of work in this question, student. Now let us see the next question, which is based on pulley. इसमें स्टूडेंट आपको दे रखा है कि इन ए फ्रिक्शनलेस पुली सिस्टम, ये आपको पुली सिस्टम दे रखा है, ये एक वेट लगा दिया, दो पुली दे रखी हैं आपको. नाउ ईच पुली वेज 40 न्यूटन. अब हर एक पुली का वेट स्टूडेंट है 40 न्यूटन. वेट इज इन न्यूटन. दिस वेट कैन बी लिफ्टेड बाय द सिस्टम अंडर द कंडीशंस. इस तरह से दे रखा है आपको स्टूडेंट, ये वेट दे रखा है. अब ये जो वेट W है वो आपको क्या पूछ रखा है, उसकी वैल्यू पूछिए स्टूडेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रा द फ्री बॉडी डायग्राम. अब अगर हम वेट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे स्टूडेंट, तो वेट जो है उसका डाउनवर्ड वेट ये डायरेक्शन हो जाएगी एंड these two strings which are connected, right student? Since it is 100 Newton, so this will be also 100 for the this pulley to be in equilibrium. तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 100. Now you have to find out this value. अब ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट? We will draw the free body diagram of this pulley. Clear student? This pulley. अब इस पुली का जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इस पुली के राइट साइड में, इस साइड में हमने क्या लिखा 100 and this side also 100 Newton student. Its weight on weight is 40 Newton. So total this becomes 240 Newton. So for this equilibrium it has to be 240 in the upward direction. So therefore this becomes 240 Newton in upward direction. So for this weight to be in equilibrium, this W should be equal to the sum of 240 and 100. So W is equal to 240 plus 100, that is 340 Newton. Clear student? So by making the free body diagram, we have calculated this question. Now let us see the next question, student. In this next question again, inclined system is given. Or let us read the question. Here it says that a machine pulls a block uphill on a rough inclined plane. अब ये जो block है, इसको ऊपर की तरफ pull किया जा रहा है with the help of a machine. अब rough inclined plane है, मतलब friction आएगा. By applying a force F. Now if the friction coefficient is 0.4, then what will be the mechanical efficiency of the machine in percentage? तो यहाँ आपको स्टूडेंट निकालनी mechanical efficiency of the machine. Now let us see the solution of this question. इसमें इन्होंने कहा है कि for the displacement delta x of the block along the inclined plane, इस plane के along अगर हम delta x block की मूवमेंट देखें तो स्टूडेंट आउटपुट वर्क क्या होगा? आउटपुट वर्क होगा आपका कि भाई हम इसको कितना हमने डिस्प्लेस करा, दिस वेट mg. सो वी सेज दैट mg sin 45, बिकॉज इसके अलोंग कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा sin 45 इनटू में डेल्टा x. सो दिस विल बी द आउटपुट वर्क एंड व्हाट विल बी द इनपुट वर्क? इनपुट वर्क इज दिस, द फोर्स व्हिच वी आर अप्लाइंग. नाउ इनपुट वर्क विल बी f इनटू में डेल्टा x, कि भाई हमें कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है. So that will be mg into delta x into sin 45 degree plus mu mg into delta x cos 45 degree, because this friction force also comes into consideration here. So the mechanical efficiency will be output work divided by input work. So we have put this output work in the numerator, that is mg delta x sin 45 degree,
and input work we have put in this mg delta x sine 45 plus mu mg delta x cos 45. This is the friction force. So we get this value 1 plus mu cot 45 degree. Now mu is given 0.4. So the final answer we get, student, 71.43%. So this will be the mechanical efficiency of the machine. Now let us see the next question, student. अब इस क्वेश्चन में आपको एक ब्लॉक दे रखा है 100 न्यूटन का, उस पे हम फोर्स लगा रहे हैं. द फोर्स इज मेकिंग 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल. फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, स्टूडेंट, 0.5 इज गिवन. नाउ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ आपको फाइंड करनी है सच दैट द ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट. मतलब यहाँ स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आएगा आपका, तो आपको एफ की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है यहाँ. तो उसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया ब्लॉक का. ये इस तरह से हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया. इसका वेट हमने नीचे लिखा. क्लियर स्टूडेंट. अब एफ के दो कंपोनेंट आएंगे, एक हॉरिजॉन्टल विच इज एफ कोस 30 डिग्री, दिस इज एफ कोस 30 डिग्री, and another is downward, that is f sin 30 degree. So this is f sin 30 degree and one weight which is 100. तो आपका डाउनवर्ड आ जाएगा फोर्स 100 प्लस f sin 30 डिग्री, और आपका राइटवर्ड आ जाएगा f cos 30 डिग्री. अब मूवमेंट आगे हो रही है तो फ्रिक्शन फोर्स which is denoted by small f, that will be in the leftward direction, and normal reaction n will be in the upward direction, student. So the formula of friction force small f is equal to mu into n. Now mu into n किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट? बाय बैलेंसिंग द इक्वेशन इन x डायरेक्शन, इट विल बी इक्वल टू f cos 30 डिग्री. f cos 30 डिग्री इज इक्वल टू mu into में n. Similarly we balance the forces in y direction, we will get n is equal to n जो upward force है that will be equal to downward force, that is 100 plus f sin 30 degree. Now using equation 1 and 2 we get the value of f. हमने n एलिमिनेट कर दिया, we get the value of f, that is 81.17 न्यूटन. So this was asked कि आपको f की वैल्यू बतानी थी. Now let us move to the next question. अब इस क्वेश्चन में आपको स्टूडेंट दे रखा है, रीड द क्वेश्चन. A round uniform body of radius r and mass m and moment of inertia I. ये आपको दे रखा है यूनिफॉर्म बॉडी. It rolls down without slipping, making an angle theta with the horizontal. अब आपको इसकी एक्सेलरेशन बतानी है स्टूडेंट, तो इसकी एक्सेलरेशन बतानी है, तो लेट अस सी द सॉल्यूशन. नाउ हमने अज्यूम कर लिया कि फ्रिक्शन फोर्स क्या है, F, which is acting in the upward direction. So balancing the equation in along the inclined plane, ठीक है, डायनेमिक कंडीशन में है, तो हम क्या कहेंगे कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. अकॉर्डिंग टू डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल, जो इनर्शिया फोर्स के बराबर क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो डायरेक्शन ऑफ मोशन में क्या है, mg sin थीटा माइनस f, that will be equal to m into a. Clear student? So very easy. Now next it is given that f into r is equal to I alpha. Clear student? And alpha is the angular acceleration which is linear acceleration divided by radius. इस स्फीयर का रेडियस जो कैपिटल R है, इसको हम क्या कह सकते हैं, अल्फा को a divided by r. So from this equation we get a is equal to g sin theta divided by 1 plus I upon mr square. So by using these both equation we get the final formula of the acceleration, that will be g sin theta divided by 1 plus I upon mr square. So these relations directly you should also remember. Now let us study the next question. So in the next question, student, the minimum horizontal speed that should be given to the bob of a pendulum of length L so that it describes a complete circle. तो इन्होंने ये पूछा है minimum horizontal speed. अब let us see the bob. Let the bob is given horizontal speed v naught at the bottom. तो स्टूडेंट हमने bob को v naught speed दे दी horizontal. Clear? This is center O, this is length L.
ठीक है, सिंपल पेंडुलम की। नाउ दिस विल बी 2L। नाउ सी द इक्वेशन स्टूडेंट, व्हाट डज दिस इक्वेशन सेज? दिस इक्वेशन सेज दैट हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ठीक है, ये राइट वर्ड जो है, दिस इज हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी इंटू में 2L। जो इसका वेट एक्ट कर रहा है mg, यहाँ पे इसके बॉटम पे जो बोब लगा हुआ है पेंडुलम के, ये पेंडुलम की लेंथ L है, L लेंथ पे एक वेट लगा हुआ है mg, तो mg इंटू में क्या हो जाएगा L, क्योंकि हमने कहाँ से किसके अबाउट ले रहे हैं हम, O के अबाउट, तो O के अबाउट हम ले रहे हैं, तो दैट इक्वेशन बिकम्स हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी इंटू 2L। नाउ ऑल्सो एट द टॉप मोस्ट पॉइंट फोर्स बैलेंस इज, अब टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर हम फोर्स बैलेंस देखें, जब ये टॉप पोजीशन पे होगा बॉब, तो स्टूडेंट जो टेंशन फोर्स है दैट एक्ट्स अवे, राइट, तो टेंशन फोर्स एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी, तो T प्लस एम जी, वेट भी डाउनवर्ड है और T भी डाउनवर्ड है, तो एम जी प्लस टी किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट, एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई L। क्लियर? So from this equation, by solving this equation, we get the final formula V naught is equal to under root of 5GL. So this was asked. Let us see the next question. Here a uniform chain is given, जिसकी लेंथ आपको L दे रखी है, मास M given है स्टूडेंट, इट ओवरहैंग, ये ओवरहैंग कर रही है, कुछ पोर्शन इसका हैंगिंग है, ऑन ए स्मूथ टेबल विद इट्स 2/3 पार्ट लाइंग ऑन द टेबल। अगर ये टोटल लेंथ L है तो 2/3L तो टेबल पे और 1/3L हैंगिंग है। देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चेन, तो इसमें आपको चेन की काइनेटिक एनर्जी पूछ रखी है, कब, व्हेन इट कंप्लीटली स्लिप्स ऑफ द टेबल, जब इस चेन का जो लास्ट पार्ट है, एलिमेंट है, वो चेन को लीव कर जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? सो यू हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ काइनेटिक एनर्जी व्हेन द लास्ट एलिमेंट लीव्स द टेबल, जब ये पूरी L लेंथ चेन नीचे तक आ जाएगी, मतलब इसका लास्ट एलिमेंट यहाँ होगा टॉप पोजीशन पे। So let us see how this question is also done with work energy principle. So let us make the diagram. Now student, let us take dx element at x distance from the top. हमने dx element लिया. Now what will be the potential energy of the chain which is overhanging? जो overhang portion है chain का वो कितना है, L/3, तो उसका जो potential energy है स्टूडेंट वो क्या होगा, हम 0 से लेके L/3 को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट, 0 से लेके x is equal to 0 to L/3, x is equal to 0 to L/3, हम इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। नाउ माइनस साइन बिकॉज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, so this will be mg into x by L, because this portion is x and total length is L, so we have taken the element x by L into dx. Clear student? X by into dx. So this after integration we get minus mg L by 18. Now let us see the next. The next equation is potential energy of the full chain when it completely slips off the table. जब ये completely slips off हो जाएगी तो हमें 0 से लेके L तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो हमने 0 से L जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस mgl by 2. नाउ व्हाट विल बी द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि 1/3 तो पहले ही है, हमने कंप्लीट की बात करी है, तो इन दोनों का डिफरेंस, तो द लॉस विल बी 4/9 mgl. क्लियर? सो दिस लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो क्वेश्चन में आपको यही पूछ रखा था कि काइनेटिक एनर्जी आपको बताना है। तो इनिशियली तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, क्योंकि इसका जो वेट है 2/3 तो ऊपर ही है, तो यहाँ पे ये स्टैटिक पोजीशन में है। नाउ हेंस दिस काइनेटिक एनर्जी विल बी equal to the loss in potential energy. Now let us see the next question student. In this question a ball velocity is given 0.2 kg इसका वेट है, वर्टिकल हाइट 5 kg है, एक बुलेट आपको दे रखी है जो v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, इट हिट्स द सेंटर ऑफ द बॉल,
after collision ball and the bullet travel independently. ठीक है स्टूडेंट. Now ball hits the ground at a distance 2 मीटर. बॉल हैवी है तो ये 2 मीटर डिस्टेंस पे हिट कर रही है, जबकि बुलेट जो है वो 100 मीटर डिस्टेंस पे हिट कर रहा है. तो आपको वेलोसिटी ऑफ बुलेट बतानी है. तो ये इम्पैक्ट कोलिजन वाला ही फॉर्मूला लगा के हम करेंगे स्टूडेंट इसको. तो इसमें इन्होंने क्या कहा है कि दिस 5 मीटर हाइट दैट विल बी इक्वल टू हाफ 10 टी स्क्वायर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा. इनिशियल वेलोसिटी 0 तो हाफ जी आपने कितना लिया 10. तो यहाँ से आपने टी की वैल्यू निकाल दी स्टूडेंट 1 सेकेंड. तो वेलोसिटी ऑफ बॉल एंड बुलेट विल बी 20 and 100. From the distances we have calculated the velocity with the help of time which have calculated. Now conservation of momentum हमने लगाया स्टूडेंट. इनिशियली बॉल का तो मोमेंटम 0 है, तो मोमेंटम किसका है? केवल बुलेट का. तो फाइनल मोमेंटम ये आफ्टर कोलिजन है स्टूडेंट. आफ्टर कोलिजन सो वी गेट द वेलोसिटी that is 500 meter per second. Clear student? So next problems you will study at home and we will continue in the next class student. Thank you.